हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि भारतीय संस्कृति विश्व की महान संस्कृतियों में से एक है। वैदिक रचनाओं के आधार पर हम भारतीय अपनी प्राचीन इतिहास को बड़े गौरव के साथ विश्व के सामने प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति से भी पहले हमारी भारत भूमि पर एक विकसित सभ्यता वास करती थी, जो अपने समय की विश्व की सबसे उन्नत विस्तृत सभ्यता थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर आर्य के आगमन से पहले ही एक विकसित समाज का निर्माण कर चुकी थी, जिनके नगर विश्व के सबसे उत्कृष्ट तरीके से बनाए हुए नगर थे। विश्व की सभी ज्ञात सभ्यताएं नदियों के किनारे फली फूली और विकसित हुईं, जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे और चीन की सभ्यता येलो नदी के किनारे। ठीक वैसे ही भारतीय सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो चलो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि 5000 साल पुराने हमारे इस भारतीय सभ्यता के रोचक विशेषताएं और तथ्य क्या थे, जो इसे दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता का दर्जा दिलाते हैं। दोस्तों, सन 1826 में सर चार्ल्स मेसन नाम के एक अंग्रेज शख्स भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, जो कि आज के पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। उन्होंने वहां के हड़प्पा क्षेत्र के ज़मीन के नीचे दबे पुरातन अवशेषों का निरीक्षण किया और सन 1842 में लेख लिखकर सर्वप्रथम दुनिया के सामने इस बात को प्रदर्शित किया। इसी के साथ सन 1853 से 1856 के बीच, जब कराची और लाहौर के बीच रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तब रेलवे इंजीनियर्स जेम्स वॉल्टन और विलियम वॉल्टन को हड़प्पा में प्रयोग की गई मजबूत ईंटों के बारे में पता चला। इन्हीं ईंटों का इस्तेमाल उन्होंने रेलवे की पटरियों के निर्माण कार्य में किया। इसके बाद सन 1856 में अलेक्जेंडर कलिंगम ने हड़प्पा का निरीक्षण करके एक मानक चित्र बनाया। यह वही अंग्रेजी अधिकारी थे जिन्होंने 1561 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और सन 1921 में इसी पुरातत्व विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार आधिकारिक तौर पर हड़प्पा का उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। भारतीय शोधकर्ता दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा का उत्खनन कार्य शुरू किया और सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु प्रांत के मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया और इन सब ने ही मिलकर पहली बार दुनिया के सामने हड़प्पा के रूप में सिंधु सभ्यता का उजागर किया और इसीलिए इसे आज हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ भारत के वो भाग जो हड़प्पा के आसपास के थे, वहाँ तेजी से उत्खनन कार्य शुरू हुआ और जब तक भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, तब तक लगभग 40 से 50 नगरों की खोज हो चुकी थी और आज तक इस खोज ने हमें 1500 नगरों से परिचित कराया है। इसमें से लगभग 925 नगर भारत में पाए गए हैं, लगभग 575 पाकिस्तान में और 2 नगर अफगानिस्तान में। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह सभ्यता कितनी बड़ी और विस्तृत क्षेत्र में फैली होगी। अब तक के साक्ष्यों के अनुसार यह सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई होगी। अर्थात अगर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को मिला भी दिया जाए तो उससे भी 12 गुना बड़े क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार होगा। बहुत से इतिहासकारों के इसके कार्यकाल के बारे में अलग अलग मत हैं। जैसे सर जॉन मार्शल ने इसका कार्यकाल 3250 से 2750 ईसा पूर्व और वहीं कार्बन रेटिंग प्रणाली 14 के अनुसार सर डीपी अग्रवाल ने इसका कार्यकाल 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक माना है।
ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि यह सभ्यता यहाँ के लोगों द्वारा ही पनपी, परंतु मार्शल, व्हीलर और गार्डनर का मानना है कि इस सभ्यता के निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग थे, क्योंकि दोनों सभ्यताओं में बहुत समानताएं हैं। इन सब भिन्न भिन्न मतों के बाद भी हम भारतीयों को भारतीय उपमहाद्वीप पर पनपी इस सभ्यता पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यह अब तक की सबसे बड़ी सभ्यता है। इस सभ्यता का नगर नियोजन जैसे किसी और सभ्यता में नहीं पाया गया। इस सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। चित्रात्मक रूप से इन्होंने अपने ज्ञान को लिपिबद्ध करना सीख लिया था। इन्होंने तांबा और टिन को मिक्स करके कांस्य धातु का निर्माण भी कर लिया था और उससे अनेकों मूर्ति बनाई। यहाँ तक कि कुछ अवशेषों से यह भी पता चलता है कि यह लोग माप तोल जानते थे, लकड़ी से बर्तन, खिलौने आदि बनाना भी जानते थे। यहाँ तक कि इस सभ्यता में मिलने वाली सभी ईंटें समान आकार की थीं, मतलब इन्हें गणित का भी ज्ञान था। पाकिस्तान में मिला मोहनजोदड़ो नगर इस सभ्यता का सबसे सुनियोजित नगर था और सबसे बड़ा नगर भी। इसी तरह गुजरात में मिला लोथल नगर यह प्रमाण देता है कि इसको बंदरगाह की तरह उपयोग किया जाता था, अर्थात विदेशी व्यापार के भी साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में यह सभ्यता दो भागों में बटी हुई थी। इसका एक हिस्सा ऊंचाई पर विकसित था तो दूसरा हिस्सा ज़मीनी भूमि पर। यह संभावना जताई जाती है कि यह ऊंचा विकसित भाग शायद समाज के धनी, अमीर पुरोहितों के लिए था। इस भाग को दुर्ग अर्थात सीटाडेल कहा जाता था और दूसरा ज़मीनी हिस्से में शायद किसान और जनसामान्य रहा करते थे, क्योंकि ऊपरी हिस्से में पक्के भवन पाए गए हैं जिनका निचले हिस्से में अभाव है। हड़प्पा सभ्यता के इन सभी नगरों में धौलावीरा मात्र एक ऐसा नगर पाया गया है जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। यह तीसरा हिस्सा ऊंचे हिस्से और निचले जमीनी हिस्से के बीच का भाग है, जिसे मध्यमा कहा गया है, और इसमें पाए गए अवशेषों के अनुसार यह लगता है कि जैसे यह व्यापारी वर्ग के लिए बनाया गया हो। यहाँ हर घर में पानी के लिए कुआं, पानी की निकास के लिए नालियाँ जो मुख्य नालियों से जुड़कर गंदे पानी को नगर से बाहर ले जाती थी। यहाँ तक कि निकास के लिए बनी ये नालियाँ पूरी तरह से बंद थीं, ढकी हुई थीं। गुजरात के धोलावीर नगर में लकड़ी की भी नालियाँ पाई गई हैं। यह सभ्यता विशेष रूप से सामूहिक स्नानघरों, विशाल भवनों और भंडार गृहों के लिए जानी जाती है। इनके खान पान में गेहूँ, जौ, तरबूज, खरबूज, खजूर, राई, सरसों और चावल सम्मिलित थे। यह सूती वस्त्र पहनते थे, परंतु सबसे विशेष बात यह है कि अभी तक कहीं भी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में अस्त्र और शस्त्र नहीं मिले हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि यह सभ्यता कितनी शांतिप्रिय सभ्यता थी। यहाँ के लोगों को आभूषणों का भी शौक था, जो अनेक धातुओं से मिलकर बने होते थे। इसी के साथ अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।